कौन से 3 वार्निंग साइंस हैं जहां पेरेंट्स को तुरंत पीडियाट्रिशियन के पास आना चाहिए और आई वुड से आपके पास आना चाहिए? बहुत सारे हैं, बट मैं एक रेस्पिरेटरी वाला बोलता हूँ कि अगर किसी को लगता है कि उसके बच्चे को सांस नहीं आ रहा, ओके, तो मेरे पास कई बार पेरेंट्स सुबह आते हैं, सर रात से ना सांस ठीक से नहीं ले रहा था, तो हम वेट कर रहे थे। मैं कहा आपने वेट नहीं करना है। अगर आपको किसी भी समय लगता है रात के 2 बजे और 3 बजे के बच्चे को सांस लेने में दिक्कत है, आप उसी समय इमरजेंसी आओ, नंबर 1। दूसरा, अगर बच्चा को जगा रहे, उठ नहीं रहा या अलग तरीके से बिहेव कर रहा है, एबनॉर्मल बिहेवियर, तुरंत आपको हॉस्पिटल आना है, ठीक है। या आपको बच्चा लगता है बिल्कुल ढीला हो गया और उसने 8 घंटे से पेशाब नहीं किया, कुछ खा भी नहीं रहा, बहुत सारे, मैंने आपको 3 कॉमन बताए। सो इस तरह की कोई भी सिचुएशन हो, इतने सारे हॉस्पिटल्स हैं यहाँ जिनमें हर 24 घंटे इमरजेंसी होती है, आप रात को लेके चले। सही बात है, तो इट्स बेटर टू बी सेफ, बेटर टू बी सेफ, ऑलवेज बेटर टू बी सेफ। आप चले जाओ, वो बोले ठीक है कुछ नहीं है, ठीक है ओके, लेकिन अगर कुछ है और ज्यादा प्रॉब्लम होगी तो हमने देखा है ऐसे कि रात भर पेरेंट्स आए नहीं और फिर सुबह बहुत ज्यादा सीरियस हो गया, ऐसे तो मैटर खराब हो जाता है। एक लाइन में बताइए, हेल्दी बच्चा जो है उसका सबसे बड़ा सीक्रेट क्या होता है? हेल्दी एनवायरनमेंट, हेल्दी डाइट। मैंने से हेल्दी डाइट डजंट मीन कि बहुत सारा दूध पिला दिया या बहुत सारा घी खिला दिया। बैलेंस डाइट, हेल्दी एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए, एंड ओवर प्रोटेक्टेड नहीं होना चाहिए। इम्यून बिल्ड नहीं होगा। योर बेबी शुड बी एबल टू गो आउट, प्ले ऑन द ग्राउंड, फॉल, मिट्टी में हाथ लगे, स्ट्रेस फ्री होना चाहिए, एंड बुलिंग नहीं होनी चाहिए। यस। हेलो एंड वेलकम बैक टू येट अनदर एपिसोड ऑफ बियॉन्ड रियलिटी विद भारत सदाना। और आज के गेस्ट बहुत ही खास हैं। आइए जानते हैं मेजर साहब कैसे डॉक्टर बने, और वो भी पीडियाट्रिशियन, हाईली सक्सेसफुल पीडियाट्रिशियन फ्रॉम लास्ट मोर देन 2 decades। आइए मिलते हैं डॉक्टर मनीष मनन जी से। सर वेलकम टू माय शो, कैसे हैं आप? थैंक यू, बढ़िया, थैंक यू। सर पेरेंटिंग को लेके बहुत सारे मिथ्स होते हैं, सबसे पहला आपके दिमाग में कौन सा आता है जिसे आप बस्ट करना चाहते हैं? सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो मुझे है वो यहाँ गुड़गांव की पेरेंटिंग से है। अगर बच्चा बोले कि मुझे ये खिलाना चाहिए, पेरेंट्स कहते हैं 1 क्यों, तो 2 ले ले। परमिसिव पेरेंटिंग। पेरेंटिंग ब्रॉडली हम जब कहते हैं 4 तरह की होती है। अथॉरिटेरियन, जो ग्रैंड पेरेंट्स के थे, माई वे और द हाईवे। यस सर। फिर एक होती है परमिसिव पेरेंटिंग, जो सबसे ज्यादा प्रचलित है। पापा मेरे को गाड़ी चलानी है, तेरी एज हुई नहीं है, नहीं फिर भी चलानी, चल कोई बात नहीं, चला ले, कुछ नहीं होता, परमिसिव पेरेंटिंग। फिर एक होती है नेग्लेक्टिंग पेरेंटिंग, बच्चा क्या कर रहा है पेरेंट को होश ही नहीं है, अपने काम में मस्त है। राइट पेरेंटिंग इज अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग, जहां बच्चे को हेल्प भी करो, सपोर्ट भी दो, लेकिन साथ ही साथ अगर कुछ गलत करे तो उसको डांटो भी, एटलीस्ट बताओ, अवेयर तो कराओ, अवेयर कराओ। सो ये चीज जो लोग सोचते हैं कि भाई हमें नहीं मिला बचपन में, चलो हमारे बच्चे को हम अफोर्ड कर सकते हैं, हमारे पास पैसा है तो हम कर दें, ये गलत धारणा है। आप जब ये बच्चा बड़ा हो जाएगा ना, he will have a kind of कि भाई मेरे को तो सब कुछ मिलना चाहिए, तो उस तरह का एटीट्यूड होता है। क्या ऐसे भी होता है कि भाई ठीक है 10 बार दे दिया और एक बार मना किया तो वो फिर टेकन फॉर ग्रांटेड हो जाता है? टेकन फॉर ग्रांटेड हो जाता है, फिर वो सोचता है कि मेरा तो हक है हर चीज पे। यही जब यंगस्टर्स हो जाते हैं, then they become a social problem। तो वो अगर जब हम ये इन ऐसे यंगस्टर्स को देखते हैं ना, देख के मैं पता लगा सकता हूँ कि इसकी पेरेंटिंग कैसे रही होगी। सही, यू कैन इमेजिन ऐसी पेरेंटिंग का ये रिजल्ट है। नेग्लेक्टिंग पेरेंटिंग का एक अलग रिजल्ट होता है, अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग का अलग रिजल्ट होता है। तो आप इंडिविजुअल को देख के बता सकते हो कि इसकी पेरेंटिंग कैसी है। सही बात कर रहे हो सर। अभी जब मैं बैठा था, पता नहीं मुझे ये बोलना चाहिए या नहीं, अभी जब मैं बैठा था, a lady was waiting, शायद आपसे मिलने के लिए, उसका बेटा साथ में बैठा था, और he was like, यहाँ फोन रखा हुआ है उसने और अंगूठा चले जा रहा है। उसकी मम्मी ने कुछ बोला, वो देख ऊपर रहा है लेकिन अंगूठा चल रहा है। सो हमारा रिकमेंडेशन है स्क्रीन टाइम टिल 18 months 0 होना चाहिए। जहां तक हो सके बच्चे को स्क्रीन से दूर रखो, इसके बहुत सारे नुकसान। कई बार क्या होता है, बच्चे हॉस्पिटल में होते हैं, कहीं ऐसी सिचुएशन पे लोग यूज कर लेते हैं, बट एज फार एज पॉसिबल स्क्रीन टाइम शुड बी अवॉइडेड, स्पेशली इन स्मॉल चिल्ड्रन। बच्चों को जितना फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व करो उतना अच्छा है। वो बिल्कुल सही बात है, लेकिन सोशल मीडिया कई बार कई मदर्स जो है अपने मी टाइम के लिए उन्हें दे देती है कि चलो अब तू शांति से बैठ, मुझे बात करने दे कहीं पे या ये,
तो इसमें मेरा रिकमेंडेशन है छोटे बच्चों को डे केयर या प्ले ग्रुप में भेजें, ताकि वो वहाँ इन्वॉल्व रहे, बच्चों के बीच खेले। अगर आप उसको खाली टाइम नहीं देना। हाँ, यू कांट टेल योर चाइल्ड कि ये मत करो, इट विल नेवर वर्क। यू कांट टेल योर चाइल्ड मोबाइल मत देखो, टीवी मत देखो। आपको बोलना है मोबाइल मत देखो, ये करो, अल्टरनेट तो दो से। आप उसको अल्टरनेट नहीं दोगे तो वो कुछ ना कुछ करेगा। ये सारी चीजें पेरेंटिंग पे आती है, हम दोष बच्चे पे डालते हैं, बच्चे का नहीं होता, बच्चे का नहीं होता। क्योंकि हाँ, पहले टीचर तो पेरेंट ही हैं उसके। हाँ, तो उसका जो बनाने वाला तो पेरेंट ही है। यस सर, आप मूर्ति को थोड़ी दोष दे सकते। सही बात है सर। एक लाइन में बताइए, हेल्दी बच्चा जो है उसका सबसे बड़ा सीक्रेट क्या होता है? हेल्दी एनवायरनमेंट, हेल्दी डाइट। मैंने से हेल्दी डाइट डजंट मीन कि बहुत सारा दूध पिला दिया या बहुत सारा घी खिला दिया। बैलेंस डाइट है ना, वेजिटेबल्स फ्रूट्स बैलेंस क्वांटिटी में होने चाहिए। हेल्दी एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए, एंड ओवर प्रोटेक्टेड नहीं होना चाहिए। हाथ सैनिटाइज करो, गिर गया हाथ धो, अंदर चलो बाहर इन्फेक्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। इम्यून बिल्ड ही नहीं होगा। योर बेबी शुड बी एबल टू गो आउट, ले ऑन द ग्राउंड, फॉल, मिट्टी में हाथ लगे, इम्यूनिटी बिल्ड होनी चाहिए, डाइट ठीक होनी चाहिए, एक्टिविटी ठीक होनी चाहिए, एनवायरनमेंट हेल्दी होना चाहिए, स्ट्रेस फ्री होना चाहिए, एंड बुलिंग नहीं होनी चाहिए। यस, सबसे तो बच्चे की पर्सनैलिटी भी खिलती है और फिजिकली भी ठीक है। सही बात है सर। आजकल के पेरेंट्स ज्यादा पैनिक करते हैं या ज्यादा केयरलेस है? मैं समझता हूँ दोनों है, मिक्स्ड है। मुझे केयरलेस पेरेंट्स से बहुत डर लगता है। अच्छा, अगर कोई ओवर एप्रीहेंसिव है, कोई छोटी सी चीज पे आ जाए, ठीक है, 90% कुछ ना हो, कोई बात नहीं, लेकिन कुछ है और वो केयरलेस होके ना आए और फिर आए, मुझे आईसीयू में एडमिट करना पड़े, मुझे बहुत डर लगता है। सही बात है। यू शुड नेवर बी केयरलेस। आप थोड़ा सा ओवर कर लो, कोई बात नहीं, ठीक है, कुछ नहीं था ना, कोई बात नहीं, लेकिन कुछ है और आपने उसको मिस कर दिया, वो एक्सेप्टेबल। तो यहीं पर अगर बात करें तो गूगल पे सिम्टम्स सर्च करना पेरेंट्स के लिए ब्लेसिंग है या डिजास्टर है? एक्चुअली गूगल में आप अगर फीवर डालोगे तो बोलेगा कैंसर भी हो सकता है। तो योर बेस्ट बेट इज गो टू योर डॉक्टर एंड टॉक टू योर डॉक्टर। गूगल में सर्च करिए फॉर एजुकेशन, कि भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए। सिम्टम्स डालोगे तो इट इज अ डिजास्टर, क्योंकि वो इतना ज्यादा कंफ्यूज कर देगा कि आप घर बैठे बैठे, मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, रात में नींद नहीं आई सर हमें, रात में हमने ये सिम्टम्स डाले, गूगल ने ये बताया, मैंने आपको किसने बोला डालने? आपका काम है सुबह मेरे पास आओ, मैं बताऊं क्या है। सही बात है। एक्सपर्ट के पास unnecessary stress। हाँ, वो और हाँ, we need to sometimes tell the parents कि मेरे पास भी इंटरनेट है, फोन मेरे पास भी है, एक्सेस मेरे, खाली आप देखते हो ऐसा नहीं है, हमारे पास ज्यादा एक्सेस, हमारे पास ज्यादा एक्सेस है। तो क्या सच में बुखार पर एंटीबायोटिक देना गलत है, लाइक पैरासिटामोल एंड ऑल? देखो, बुखार इज अ सिम्टम, है ना, बुखार कई वजह से हो सकता है, इन्फेक्शन वायरल भी हो सकता है, बैक्टीरियल भी हो सकता है, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। एंटीबायोटिक मतलब एंटी बैक्टीरियल। अगर बुखार बैक्टीरिया की वजह से हम सस्पेक्ट कर रहे हैं तो एंटीबायोटिक दिया जाना चाहिए, और ये डॉक्टर के द्वारा ही दिया जाना चाहिए, आप दुकान से जाके नहीं खरीद सकते। पैरासिटामोल बुखार की दवाई है, बुखार कम करने की दवाई है। जब बुखार हो तो पैरासिटामोल दे सकते हो आप अपने आप घर पे, लेकिन अपने आप और कोई दवा आप घर पे नहीं दे सकते हो। Without doctor's prescription should never be done. Antibiotics where required are to be given, where not required are not to be given. इसमें कोई डाउट नहीं है कि देना चाहिए नहीं, जहां देना चाहिए वहां नहीं दोगे तो बीमारी बढ़ जाएगी, और जहां नहीं देना चाहिए वहां दोगे तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो रहा है इस देश में, बहुत ज्यादा मिस यूज हो रहा है। आप किसी भी फार्मेसी में चले जाओ, उसको बोलो भी ये एक एंटीबायोटिक देना, उठा के आपको 4 पकड़ा देगा। दिस हैज टू बी कवर्ड, इट शुड नॉट बी गिवन विदाउट अ प्रिस्क्रिप्शन। सही बात है। जब एक नॉलेजेबल पर्सन ही आपको बता सकता है कि बुखार है भी तो किस तरह का है या किस वजह से है, तो ये दिमाग में रखना चाहिए। सही बात है सर। घर का खाना वर्सेस हेल्दी सप्लीमेंट्स, पेरेंट्स को किस पर ज्यादा ट्रस्ट करना चाहिए? अगर आपका घर का खाना बैलेंस है, ठीक है, किसी सप्लीमेंट की जरूरत नहीं है, मैं इसके अगेंस्ट हूँ। आई डोंट एडवाइज एनी सप्लीमेंट्स। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, दाल, राइस, जो घर का खाना अगर आपका बैलेंस क्वांटिटी में है, किसी को किसी सप्लीमेंट की जरूरत नहीं है। जिसने सप्लीमेंट बेचना है वो आपको प्रूव कर देगा कि आपके खाने में ये कमी थी, मेरा खाना ये खिलाओगे तो उससे हाइट बढ़ जाएगी, ये बढ़ जाएगी। अगर किसी भी बच्चे में डेफिशिएंसी होगी और आप उसको अगर नहीं ठीक करोगे तो अल्टीमेटली उसकी ग्रोथ अफेक्ट होगी ही होगी। तो इससे अच्छा है होममेड फूड एंड शुड बी राइट एंड बैलेंस्ड। देयर इज नो प्लेस फॉर, आई डोंट रिकमेंड। इसमें कोई इफ एंड बट नहीं रिकमेंड करना चाहिए अनलेस कोई मालनरिश्ड बच्चा है जिसमें कोई एब्जॉर्प्शन प्रॉब्लम है, कोई मेडिकल प्रॉब्लम है, वो अलग बात है, पर नॉर्मल बच्चों में हम लोग नहीं रिकमेंड करना चाहिए। तो सर, दूध नहीं पीता बच्चा मतलब न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी पक्की है, ये मिथ है या फैक्ट है? देखिए, दूध एक एज के बाद एक कैल्शियम का बहुत अच्छा सोर्स है।
ऐसे मेरे पास बहुत सारे बच्चे हैं जिनमें की मिल्क एलर्जी है, जिनको दूध देते ही नहीं। ऐसा तो नहीं कि वो बढ़ते नहीं, वो नहीं बढ़ते सर, हैं। बढ़ते हैं। कैल्शियम के और कई सोर्सेज हैं, है ना। जब भी खाना खिला रहे हो आप सोचो कि क्या खिला रहे हो। आप रोटी चावल खिला रहे हो, यू आर गिविंग कार्बोहाइड्रेट्स। आप वेजिटेबल्स दे रहे हो, यू आर गिविंग बी कॉम्प्लेक्स एंड आयरन। आप फ्रूट्स दे रहे हो, आप मिनरल्स एंड एंटीऑक्सीडेंट्स दे रहे हो। मिल्क, कर्ड आर गुड सोर्सेज ऑफ कैल्शियम। आप दही दे दो, दूध नहीं दही दे दो, हाँ, अल्टरनेट इज देयर। हाँ, तो ऐसा नहीं कि दूध नहीं पीकर तो बच्चा बढ़ेगा, दैट्स नॉट ट्रू। यस सर। सर अगेन, मोबाइल देकर खाना खिलाना शॉर्ट टर्म है कि या लॉन्ग टर्म डैमेज है? लॉन्ग टर्म डैमेज है। ये क्यों नहीं समझते इंडियन पेरेंट्स? इंडियन पेरेंट्स क्या, वर्ल्ड वाइड पेरेंट्स सी, लोग अपनी कन्वीनियंस देखते हैं। मैं आपको बताऊं, हाँ, इट इज द कन्वीनियंस ऑफ द पेरेंट्स कि इजी हो जाए। मेरा रिकमेंडेशन ये हर मदर से है कि जब भी खाने का टाइम हो, सारी फैमिली डाइनिंग टेबल पे बैठे, किसी के हाथ में मोबाइल नहीं होना चाहिए। सही बात। और सारे लोग साथ में बैठ के खाना खाएं। याद रखिए, बच्चा कॉपी करता है। अगर आप मोबाइल देख के खाना खा रहे हो, आपका बच्चा भी मोबाइल देख के खाना खाएगा। आपके बच्चे ने किसी को तो देखा है। हाँ जी, चिल्ड्रन आर वेरी गुड कॉपीकैट्स। यस। सो यू हैव टू सेट एन एग्जांपल कि आप बिना मोबाइल देखे खाना खा रहे हो, आप सारा दिन मोबाइल में लगे रहेगा, वो भी पकड़ेगा। देन यू डोंट ब्लेम द चाइल्ड कि ये छोड़ता नहीं मोबाइल, इसने सीखा आपसे ही है। सीखा आपसे ही है जी। पेरेंट्स हैव टू सेट एन एग्जांपल, नो डाउट अबाउट इट। और वो थोड़े से एफर्ट आपको लॉन्ग टर्म बहुत अच्छा सॉल्यूशन दे सकते हैं। एक्सेसिव मोबाइल से बहुत सारे आंखों को नहीं, ब्रेन का भी नुकसान होता है, बच्चे के कॉग्निशन पे असर होता है, उसके लर्निंग में प्रॉब्लम आती है लेटर ऑन लाइफ में चल के। तो ये अवॉइड करना चाहिए। सही बात है सर। तो हर वीक इम्यूनिटी का सॉल्यूशन मल्टीविटामिन है, ये कितना सच है सर? मल्टीविटामिन्स नेचुरल फॉर्म में जो आपको नेचुरल फूड से मिलते हैं, दे आर द बेस्ट। आपको अननेसेसरीली बाहर से कोई गमीज लेके खा लिए, कोई मल्टीविटामिन लेके खा लिया, इसकी जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। पड़ती है कई बार, जब हम देखते हैं बच्चे में डेफिशिएंसी है, खाने से नहीं मिल रहा है, तो शॉर्ट टर्म के लिए हम लोग देते हैं। लेकिन ये यहाँ तक बात पहुंचनी नहीं चाहिए। अगर डाइट बैलेंस हो, मेरे पास आके पेरेंट्स कहते हैं कि ये खाता नहीं, ये सब्जी नहीं खाता, ये फ्रूट्स नहीं खाता। मैं कहा आप खिलाते नहीं। मुझे अगर खिलाना है तो मैं बहुत सीरियसली ठीक से बैठ के बच्चे को ऐसे करूंगा कि वो खा लेगा। तो यू हैव टू बी फर्म विद योर चाइल्ड एट सम टाइम। बच्चे पे ये दिमाग में डालना चाहिए कि भाई खाना अगर है वो सीरियस बिजनेस है। अगर किसी बच्चे का कोई एग्जाम में कोई नंबर कम आ जाए तो पेरेंट्स छोड़ेंगे नहीं, उसे पीछे पड़ जाएंगे जान हाथ धोके। इतना ही सीरियस खाने पे होना चाहिए। खाने पे होना चाहिए जी। क्योंकि वो फिर नहीं तो वो अल्टरनेट चीजों पे जाएगा, फिर जंक फूड खाएगा, क्योंकि पेट तो भरना ही है। जी। सो क्या पेरेंट्स ओवर प्रोटेक्टिव हो गए हैं एज कंपेयर टू अर्ली जनरेशंस? बड़े शहरों में शायद हाँ, और उसके रीजंस भी हैं। कैसे सर? आप गुड़गांव दिल्ली को ही देख लो, इतना ट्रैफिक है, कैसे लोग चल रहे हैं, कैसी गाड़ियां चल रही हैं। आज से 30-40 साल पहले किसी छोटे शहर का एनवायरनमेंट देख लो, बच्चे साइकिल चला के स्कूल चले जाते थे। हाँ जी। आप नहीं भेज सकते आज साइकिल, सड़कें ऐसी हैं, इतने एक्सीडेंट्स होते हैं। तो वो थोड़ा माहौल भी इतना बदल गया है, क्राइम रेट बढ़ गया, तो थोड़े ओवर प्रोटेक्टिव भी हो गए हैं। कुछ हद तक ये जायज है, बट कभी कभी दे गो ओवरबोर्ड। जैसे कि आपने कहा कि एक की जगह दो ले ले भाई, नहीं, वो परमिसिव पेरेंटिंग, परमिसिव, वो प्रोटेक्टिव नहीं है। ओके, वो परमिसिव पेरेंटिंग है, वो बच्चे को बिगाड़ रहे हो आप। प्रोटेक्शन है इसकी, भाई आप बच्चे का ध्यान रख रहे हो, बट प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में भी थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे को थोड़ा फ्रीडम दिया जाए। वो बहुत ज्यादा करोगे ना तो फिर आपका बच्चा आगे चल के इंडिपेंडेंट नहीं होगा, फिर वो हर चीज के लिए आपकी तरफ देखेगा कि अब मैं क्या करूँ। इस बात का ध्यान रखना जरूरी है। तो यहीं पे अगर खाने की बात करें तो बच्चा अगर पिकी ईटर हो तो पेरेंट्स को पैनिक करना चाहिए या चिल रहना चाहिए? पेरेंट्स को पैनिक तो कभी नहीं करना चाहिए। पिकी ईटिंग सारे बच्चों में होता है, यू हैव टू बी फर्म एट सम टाइम्स, है ना। एंड सिमिलर खाना अपनी प्लेट में भी रखो और खाओ। खाने के लिए बच्चे को टाइम दो कि भाई इतनी देर में खाना खत्म करना है। मान लीजिए 30 मिनट में हम कहते हैं बच्चे का खाना फिनिश हो जाना चाहिए। अगर बच्चे ने खाना नहीं खाया, मैं मदर्स को कहता हूँ प्लेट उठा के रख लो, छोड़ दो, हो गया। डोंट ऑफर, अरे ये नहीं खाया चल ठीक है दही खा ले, ये नहीं खाया चल ये खा ले, ये नहीं। डोंट गिव अल्टरनेटिव्स। नहीं तो हमेशा एंड डोंट रन आफ्टर द चाइल्ड। खाना लेके प्लेट ले लेके मैं इसके पीछे भागती रहती हूँ सारा दिन, वो भी नहीं करना। बच्चे को ये बताना जरूरी है कि खाना आप अपने लिए खा रहे हो, माँ के लिए नहीं खा रहे हो। फिलहाल ऐसा उल्टा होता है। हाँ, बच्चे सोचते हैं माँ के लिए खाना खाने। हाँ, कि भाई जिद की है तो खाना। सही बात है सर। एक डेली हैबिट ऐसी कौन सी होगी जो हर पेरेंट को अपने बच्चे में ऐड करनी ही चाहिए डेली रूटीन में? टाइम से उठना, टाइम से सोना, बाउल हैबिट्स ठीक होनी चाहिए। कई बार बच्चे जाते नहीं, कभी सुबह नहीं जा रहा, कोई शाम को नहीं जा रहा। डाइट ठीक होनी चाहिए। एक मैं चीज हर पेरेंट को कहता हूँ, नो ब्रेकफास्ट नो स्कूल। आप यहाँ पे बच्चों से, पेरेंट से पूछ लो भाई आपका सुबह ब्रेकफास्ट क्या खाता है बच्चा, आधे से ज्यादा मदद करती, सर दूध ही पी के जाता है, खाता ही नहीं है। नो ब्रेकफास्ट नो स्कूल, बिना ब्रेकफास्ट को स्कूल नहीं भेजना। तो बच्चा सुबह उठ के वॉशरूम जाके नहा धो के
ब्रश करके ब्रेकफास्ट करके फिर स्कूल जाना चाहिए। ये इनकलकेट करना जरूरी है। ज्यादातर होता है ये बच्चा उठता इतनी लेट है कि बस आने का टाइम हो गया होता है, तो बड़ी मुश्किल से वो तैयार करके आधा ग्लास दूध पिला के भेज देते हैं मदरसे। ये गलत है, इसको चेंज करना चाहिए। हाइट बढ़ाने के लिए साइंटिफिकली क्या काम करता है या बाकी सब मार्केटिंग है? जेनेटिक्स नंबर 1। हाँ जी। दूसरा होता है एपिजेनेटिक्स। ओके। इसका मतलब ये है कि आपकी डाइट कैसी है, आपका एनवायरनमेंट कैसा है, आपकी फिजिकल एक्टिविटी कैसी है। अगर डाइट में डेफिशिएंसी हो, हाइट में फर्क पड़ेगा। फिजिकल एक्टिविटी गड़बड़ हो, जो बच्चे खेलते हैं, कूदते हैं, भागते हैं, उनकी हाइट बेटर बढ़ती है। और ऑफ कोर्स जेनेटिक्स तो है ही है। इसके अलावा बाकी सब मार्केटिंग है। डू ऑल द नॉर्मल थिंग्स, देयर इज नो नीड टू डू एनीथिंग एबनॉर्मल। कोई ऐसे दवाई देके हाइट बढ़ाने वाला ऐसा नहीं होता। इट्स ऑलवेज गुड टू बी नॉर्मल। You should always be natural. Natural. Giving medicine to your child should be an exception. Remember this. सही बात है सर। सर यहीं पे अगर बात करें, प्रोटीन पाउडर फॉर किड्स सेफ है, अननेसेसरी है या रिस्की है? Absolutely recommend नहीं करता। Absolutely no. उसमें सवाल ही में क्वेश्चन ही नहीं लूँगा। No. बिल्कुल नहीं। होना ही नहीं चाहिए। No, जो no चीजें protein powders. Protein should be natural form. दाल में प्रोटीन है, एग्स में प्रोटीन है, कितनी सारी चीजों में है। हाँ Why? सही बात है सर। लेकिन ये सब मार्केटिंग ग्लिम्स जो है ना, कंपनियों को बेचना होता है अपना प्रोडक्ट, वो सब। हाँ वो तो है। लोग सिगरेट भी बेचते हैं, बेचने वाले शराब भी बेचते हैं, सब बेचते हैं। तो फिर वो तो तंबाकू भी हमारी बेचते हैं। चॉइस है कि हमें क्या लेना। हमें देखना है। तो वीक इम्यूनिटी वाले बच्चों के लिए टॉप 3 नेचुरल फूड्स आप क्या रिकमेंड करेंगे? बच्चे की अगर इम्यूनिटी वीक है तो सबसे पहले ये जानने की जरूरत है कि क्यों वीक है। क्यों वीक है? हर बच्चे की इम्यूनिटी अलग अलग कारण से वीक हो सकती है। किसी की जेनेटिकली वीक हो सकती है, किसी की इसलिए वीक हो सकती है कि उसकी डाइट ठीक नहीं, किसी के लिए इसलिए वीक हो सकती है कि उसको अंदर ही रखा हुआ है। जैसे कोविड में हुआ था, बच्चों को 1-1, 2-2 साल तक अंदर बाहर ही नहीं निकाल रहे थे लोग, उसको जैसे बाहर निकले सारे बीमार पड़ गए। हाँ जी। जब आप पैदा होते हो आपके अंदर एक इम्यूनिटी होती है जिसको हम कहते हैं इनेट इम्यूनिटी, यू आर बोर्न विद दैट। ओके। देन देयर इज अनदर इम्यूनिटी व्हिच इज कॉल्ड एज एडैप्टिव इम्यूनिटी, जो आपकी बॉडी डेवलप करती है ओवर ए टाइम। आप उसको करने नहीं दोगे तो भी बच्चे की इम्यूनिटी डेवलप नहीं होगी। सो अगर हर पेरेंट नॉर्मल और नेचुरल करे ना तो थिंग्स वुड बी फाइन। जहां आप ओवरबोर्ड जाके अननेचुरल चीजें करोगे वहां गड़बड़ होगी। वहां गड़बड़ होगी। सही बात है सर। क्या लेट स्लीपिंग बच्चों की ग्रोथ को अफेक्ट कर रही है सर? बच्चों को टाइम से सोना चाहिए, टाइम से उठना चाहिए। नींद जब बच्चे सोते हैं कई हार्मोन्स बॉडी में उस तरह में सिक्रीट होते हैं ओके। जो कि उनके ग्रोथ में कारगर होते हैं। तो इसलिए टाइम से सोना और टाइम से उठना बहुत जरूरी है। यंग बच्चे अगर लेट सोते हैं और लेट उठते हैं तो ये उनकी ग्रोथ में असर कर सकता है। ओके। यंग बच्चे, मैं +2 के बच्चों की बात नहीं कर रहा, आप यंग कर रहे हैं, अप टू 5, 6, 8 प्राइमरी स्कूल वाले बच्चे। बट अदरवाइज आल्सो इवन फॉर ग्रोन अप्स आई से एवरीबॉडी शुड स्लीप ऑन टाइम। एटलीस्ट मिनिमम 7 आवर्स। 12-1 बजे सो के फिर सुबह 10-11 बजे उठ रहे हो, दिस इज अनहेल्दी फॉर एवरीबॉडी, बच्चा हो या एडल्ट। सही बात है सर। एक पैटर्न तो होना चाहिए जी। अभी आपने एक बात कही थी, ब्रेकफास्ट स्किप करने वाले स्कूल किड्स कितना हार्मफुल है, इसका आप आंसर दे चुके हैं जी। क्या इफेक्ट पड़ता है इसका बॉडी पे? सबसे हेल्दी मील हमारा ब्रेकफास्ट होना चाहिए। ओके। है ना, आपको न्यूट्रिशन देता है, वो आपका ब्रेन काम करता है, ब्रेन में अच्छा ब्लड सप्लाई जाता है, फंक्शनिंग, उसके लिए अच्छा से अच्छा मील आपका ब्रेकफास्ट होना चाहिए। उसके बाद उससे कम हैवी लंच होना चाहिए और सबसे लीस्ट हैवी आपका डिनर होना चाहिए। तो ये इस तरह से होता है। और यहाँ पे सबसे खराब ब्रेकफास्ट होता है, फिर लंच भी ऐसे चलता है, फिर तो सबसे हैवी डिनर होता है। उल्टा कर उल्टा हो रहा है। हाँ। बॉडी भी फिर रिवर्स साइकिल में ही जाती है फिर कि तो खाए या सो गए। कुछ भी उल्टा करोगे उसका इफेक्ट अल्टीमेटली हेल्थ पे ही आएगा जी। कौन से 3 वार्निंग साइंस हैं जहां पेरेंट्स को तुरंत पीडियाट्रिशियन के पास आना चाहिए, और आई वुड से आपके पास आना चाहिए? बहुत सारे हैं, बट मैं एक रेस्पिरेटरी वाला बोलता हूँ कि अगर किसी को लगता है कि उसके बच्चे को सांस नहीं आ रहा, ओके, तो मेरे पास कई बार पेरेंट्स सुबह आते हैं, सर रात से ना सांस ठीक से नहीं ले रहा था, तो हम वेट कर रहे थे। मैं कहा आपने वेट नहीं करना है। अगर आपको किसी भी समय लगता है रात के 2 बजे और 3 बजे के बच्चे को सांस लेने में दिक्कत है, आप उसी समय इमरजेंसी आओ, नंबर 1। दूसरा, अगर बच्चा को जगा रहे, उठ नहीं रहा या अलग तरीके से बिहेव कर रहा है, नॉर्मल बिहेवियर, तुरंत आपको हॉस्पिटल आना है, ठीक है। या आपको बच्चा लगता है बिल्कुल ढीला हो गया और उसने 8 घंटे से पेशाब नहीं किया, कुछ खा पी नहीं रहा, बहुत सारे, मैंने आपको 3 कॉमन बताए। सो इस तरह के कोई भी सिचुएशन हो, इतने सारे हॉस्पिटल्स हैं यहाँ चारों तरफ जिनमें हर 24 घंटे इमरजेंसी होती है, आप रात को लेके चले जाए। यू डोंट नो ब्रीदिंग में प्रॉब्लम है किस वजह से, तो वो कम से कम नाइट के समय तो देखेंगे। सही बात है। तो इट्स बेटर टू बी सेफ, बेटर टू बी सेफ, ऑलवेज बेटर टू बी सेफ। आप चले जाओ, वो बोले ठीक है कुछ नहीं है, ठीक है ओके, लेकिन अगर कुछ है और ज्यादा प्रॉब्लम होगी तो हमने देखा ऐसे होते हुए कि रात भर पेरेंट्स आए नहीं और फिर सुबह बहुत ज्यादा सीरियस हो गया,
ऐसे तो मैटर खराब हो जाता है। मैटर खराब है। फ्रीक्वेंट फीवर कब नॉर्मल है और कब सीरियस सिग्नल देता है? फ्रीक्वेंट फीवर कभी भी नॉर्मल नहीं होता। फीवर इज ऑलवेज अ सिम्टम ऑफ अ डिजीज। ओके। फ्रीक्वेंट फीवर हो रहा है, हम ये समझते हैं कि फ्रीक्वेंट बार बार बीमार पड़ रहा है। किस लिए बीमार पड़ रहा है? हर बीमारी अलग हो सकती है या सेम बीमारी के बार बार रेकरेंस हो सकती है। ओके। तो उसको नॉर्मल तो नहीं मानते, उसको जानने की फिर कोशिश करते हैं। हर इवेंट को अलग से देखते हैं कि क्यों हुआ है, और अगर किसी को बार बार हो रहा है तो उसको बार बार क्यों हो रहा है, क्या उसकी इम्यूनिटी कम है, क्यों बार बार हो रहा है, क्या रीजन है। उसमें बहुत सारी चीजें काफी डेप्थ में जाके देखा जाता है। सर क्या टेस्ट करना हर बार इम्पोर्टेंट होता है? बिल्कुल नहीं। इस पर रिसेंटली मैंने एक वीडियो आपने वीडियो बनाई, हाँ, तभी मैं ये जानना चाह रहा था डिटेल तो में। कई बार होता है पेरेंट्स मेरे पास आते हैं, सर ये टेस्ट करा लिया हमने, जरा आप देख लो। मैं कहा अभी कितने 2 दिन बुखार हो, मैंने सोचा करा लो। टेस्ट पे कुछ नहीं था, कोई जरूरत ही नहीं थी। देखा बच्चे को सिर्फ थोड़ा सा सोर थ्रोट था, अननेसेसरी टेस्टिंग होती है। एक और मैंने देखा है वो फुल बॉडी चेकअप वाला बच्चे का करा के ले आए। इतने सारे टेस्ट है जिसमें आधे तो जरूरत ही नहीं थी। कोई टेस्ट कराना है कि नहीं कराना है पीडियाट्रिशियन को डिसाइड करने दो। हर बच्चे के लिए अलग हो सकता है, हर बीमारी में अलग हो सकता है, हर लक्षण में अलग हो सकता है। सेम बच्चे में हर बुखार में अलग टेस्ट की जरूरत पड़ सकती है। हाँ, हो सकता है ना पड़े। हाँ। 90% तो हमें जरूरत नहीं पड़ती। बच्चे की हिस्ट्री और क्लिनिकल एग्जामिनेशन से हमारा डायग्नोसिस बन जाता है। 1% में 2% में कभी कभी टेस्ट कराने की जरूरत पड़ती है। मैं आपको बता रहा हूँ 100 में से 2-3 बच्चे हैं जिनमें ज्यादातर कहाँ कराते हैं, वही जो तो एडमिट होता है उसमें तो कराते हैं अलग, लेकिन ओपीडी में पेशेंट्स मोस्ट ऑफ द केसेस यू डोंट नीड, वो ठीक हो जाते हैं। आप एक्सपर्ट है ना, लेकिन वो खुद डॉक्टर जो बनते हैं पेरेंट्स, उनका हाँ, बच्चे को क्यों तंग कर रहे हो? उसको बेचारे को सुई लगवा रहे हो, उसको खून निकलवा रहे हो, उसको रुला रहे हो। और पता चले उस टाइम जरूरत यूरिन कल्चर की थी, आप ब्लड टेस्ट कराए। दूसरी बात, कई टेस्ट होते हैं जो कि पहले दूसरे दिन में कुछ आएगा भी नहीं। तो नॉर्मली हम लोग थोड़ा वेट करके करते हैं, मैं इतनी जल्दी मत कराओ, तो लेट द डॉक्टर डिसाइड। यस सर। सर अंडरवेट बच्चा कब टेंशन लेनी चाहिए और कब वेट करना चाहिए? देखिए अंडरवेट हमारे ग्राफ होते हैं, ग्रोथ चार्ट्स होते हैं कि इससे नीचे नहीं होना, इसके ऊपर नहीं होना चाहिए। तो हम देखते हैं बच्चे की एज के हिसाब से उसका वेट ठीक है कि नहीं। दूसरा, उसकी हाइट के हिसाब से उसका वेट ठीक है कि नहीं। एज के हिसाब से हाइट और वेट प्रोपोर्शनेट है कि नहीं। ओके। तो उसको देख के फिर हमारा होता है कि किसको इन्वेस्टिगेट करना है, किसको नहीं करना है। तो ये पेरेंट्स को नहीं लगता। कई बार बच्चा ठीक होता है, फिर भी आके मैं कहते हैं सर इसका वजन नहीं बढ़ रहा। हमें बोलना पड़ता है नहीं, हाइट के हिसाब से, एज के हिसाब से ठीक है, कई इससे बार ज्यादा नहीं बढ़ाना। हाइट खींचते हैं बच्चे तब भी वेट लूज करते हैं? नहीं, वेट उतना ही होता है, लेकिन वो लंबे होते हैं तो पतले लगते हैं। हाँ, जब वो पतले होते हैं तो उनको लगता है कि वेट कम हो गया। स्पीच डिले के लिए बहुत बात होती है सर, पेरेंट कब तक वेट करें बिफोर कंसल्टिंग अ डॉक्टर? बड़ा क्लियर माइलस्टोन है। 1 साल का बच्चा हम कहते हैं मोनोसिलेबस मामा पापा डाडा बोल देना चाहिए। करीब 18 महीने के आसपास 2 वर्ड का सेंटेंस, अच्छा, मामा आओ पापा जाओ। 20 महीने के आसपास 3 वर्ड का सेंटेंस, पापा बाहर चलो, मामा गाड़ी निकालो। ये नॉर्मल हम एक्सपेक्ट करते हैं। जब ये डिले हो जाता है तो फिर देन वी नीड टू सी कि क्यों है। और ज्यादातर इसलिए होता है क्योंकि बच्चे को स्टिमुलस नहीं मिलता घर में। बच्चा अकेला है, मेड के साथ है, टीवी के आगे बैठा है, मोबाइल के आगे बैठा है, पेरेंट्स बिजी हैं। यही बच्चा अगर बच्चों के बीच में खेल रहा हो तो उसकी लैंग्वेज जल्दी रहती है। लैंग्वेज जल्दी तो क्या हर स्लो लर्नर को थेरेपी की जरूरत पड़ती है? नहीं, पहले तो देखना है कि क्या कारण है। मैक्सिमम केसेस में मैंने देखा है कि इस तरह के जो बच्चे होते हैं उनमें अगर डे केयर प्ले ग्रुप जाए तो वो ठीक हो जाते हैं, इंप्रूव हो जाते हैं। फिर कई कंडीशंस होती है जिसमें कि वो लर्निंग डिसेबिलिटी हो या ऑटिज्म हो या इस तरह की, वो अलग कैटेगरी है, उसका फिर अलग तरीके से उसका हम लोग डील करते हैं। आपके पास जो पेशेंट्स आते हैं जनरली मोस्ट कॉमन क्या फैक्टर लेकर आते हैं जो आपको लगता है कि यार ये तो लॉजिकल ही नहीं है, या लॉजिकल होता है सब? नहीं, लॉजिकल ही होता है। पेरेंट्स ऐसे नहीं आते। कोई भी पेरेंट अगर डॉक्टर के पास आ रहा है, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, टाइम निकाल के अगर आ रहा है, पेरेंट का भी स्ट्रेस है तो वो भी लॉजिकल है। एनी पेरेंट कमिंग टू द हॉस्पिटल इज नेवर इलॉजिकल। क्या एक फैक्टर रहता है जो कॉमन रहता है न्यू पेरेंट्स में खास तौर से? बहुत सारे डाउट्स होते हैं, फीडिंग को रिलेटेड डाउट्स होते हैं। बच्चा सो नहीं रहा, बच्चा, उनको हर बच्चे की एक्टिविटी लगती है ये गड़बड़ तो नहीं है। बहुत सारे क्वेश्चन मैं जनरल ग्रुप कहता हूँ लिस्ट बना के लेके आओ और एक एक करके मुझसे पूछो। तो कई तो भूल जाते हैं, फिर बाद में आते हैं कि यार ये रह गया। मैं तभी कहता हूँ अपने नोट्स बना के लेके आओ और फिर पूछो। सर एक कॉमन क्वेश्चन जो मैं बच्चों के नहीं मदर के लिए पूछना चाहता हूँ जी, जो ये पोस्टपार्टम डिप्रेशन की बात होती है जी, इसमें आपका क्या कहना है? खासतौर से यंग वुमेन्स को जो पहले बहुत चिल्ड आउट रहती है, हाँ, और पहले बच्चे के बाद डिप्रेशन जनरली टेम्परेरी होता है, बट इसको डील मेनली गायनेकोलॉजिस्ट करती हैं एंड साइकियाट्रिस्ट करते हैं, क्योंकि वो पीडियाट्रिशियन के प्रोफाइल में नहीं आता। लेकिन उसका इफेक्ट क्या बच्चों पे भी पड़ता है? मोस्टली ये टेम्परेरी देखा है मैंने। ओके, कम आउट टेम्परेरी होता है, देखा है हमने, जल्दी से निकल आते हैं, ऐसा लॉन्ग टर्म नहीं होता। सही बात है सर।
सर यू सर्व्ड इन इंडियन आर्मी एज वेल, या वो भी एक नोबल प्रोफेशन है। जी जी। देन एक नोबल प्रोफेशन से दूसरे नोबल प्रोफेशन में कैसे जंप सर? आर्मी में भी डॉक्टर था मैं। ओके। हाँ, डॉक्टर बन के आर्मी में गया था। अच्छा। डॉक्टर इन इंडियन आर्मी फ्रॉम हम्म। 1996 टू 2001। ग्रेट। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था एंड आई वाज फॉर्चुनेट कि 1999 की कारगिल वॉर भी देखी अच्छा। उस समय। हाँ, तो ग्रेट एक्सपीरियंस। तो फिर वहां से सर ये पीडियाट्रिशियन में डॉक्टर तो मैं था ही, डॉक्टर थे। पीडियाट्रिशियन का कोर्स भी मैंने आर्मी हॉस्पिटल में किया। ओके ओके। जी जी। तो वो कुछ याद है, कोई एक्सपीरियंस कारगिल का? हाँ याद है, हम लोग उस समय लड़ाई खत्म होने को आई थी, हम लोग श्रीनगर गए थे उस समय। ओके। और ऐसे एयरक्राफ्ट उड़ रहे थे इंडियन एयरफोर्स के, ऐसे लगता था कि कोई एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक जा रहे हैं। इट वाज अ टेरिफिक एक्सपीरियंस सर इट्स मोर देन 25 इयर्स आई गेस, है ना? या आपके हिसाब से आर्मी कितनी इवॉल्व हुई है, या इंडिया एज अ कंट्री कितना इवॉल्व हुआ है? बहुत ज्यादा। आप 1999 की वॉर देखो और अभी का देखो, उस समय इन्फेंट्री लोग जाते थे, आर्टिलरी फायर हो रही है, कितना डिफरेंस था। अभी तो सारी लड़ाई मिसाइल से हो रही है। हाँ जी। सारी दुनिया में बहुत चेंज हो गया, बहुत चेंज हो बहुत गया। चेंज हो गया। सही बात है सर। सर मूविंग फॉरवर्ड टू अ रैपिड फायर राउंड, हेल्दी बच्चों का एक गोल्डन रूल। हेल्दी खाना, हेल्दी खाना। जंक फूड ओकेजनल ट्रीट या स्ट्रिक्ट नो? once a month। 1/7 इज फाइन। इम्यूनिटी बूस्टर जो ओवर हाइप्ड है? ओवरहाइप्ड है, नॉट रिकमेंडेड। पेरेंटिंग में ओवरथिंकिंग या इग्नोरेंस ज्यादा डेंजरस क्या है? इग्नोरेंस ज्यादा नहीं। इग्नोरेंस ज्यादा डेंजरस। एक हैबिट जो आप हर इंडियन पेरेंट को तुरंत स्टॉप करवाना चाहते हैं? बॉटल फीडिंग एंड स्क्रीन टाइम, दो चीजें। सही बात है। बॉटल फीडिंग का भी मैं यहीं पे ऐड करूंगा कि वो कितनी एज तक रिकमेंडेड है? बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है, बिल्कुल नहीं। जीरो। देयर शुड बी नो बॉटल फीडिंग। अगर फाइनली अगर आपको हर इंडियन पेरेंट को एक हार्टफेल्ट मैसेज देना होगा तो वो क्या होगा, और वो आपको कहाँ फॉलो कर सकते हैं? फॉलो मेरे इंस्टाग्राम या फेसबुक पे कर सकते हैं। मैसेज ये है कि बच्चा आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मुझे ये आके मत बताओ कि मेरा बच्चा ये नहीं खाता या मेरा बच्चा ऐसे करता है। किसी भी पेरेंट का काम होता है बच्चे को ट्रेन करना। मैं सारे पेरेंट्स को कहता हूँ, आइदर यू ट्रेन योर चाइल्ड और योर चाइल्ड विल ट्रेन यू। सो योर ट्रेनिंग योर चाइल्ड इज एक्चुअली शेपिंग द फ्यूचर ऑफ योर कंट्री। टू बी रिस्पॉन्सिबल। ग्रेट। तो बहुत सारे मिथ हमने बस किए। डॉक्टर मनीष मनन जी 20 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है, तो जो भी बातें इन्होंने कही टू द पॉइंट थी, विद एक्सपीरियंस कही, एंड ही ऑलवेज मेक नॉलेजेबल एजुकेशनल वीडियोस। तो इनके सारे सोशल मीडिया हैंडल्स इस समय आपके स्क्रीन पर हैं। आई वुड हाईली रिकमेंड, जाइए फॉलो कीजिए। देखिए हम हमेशा अपने बच्चों के लिए अच्छा ही चाहते हैं, लेकिन कई जगह हम भी गलत हो सकते हैं। तो क्या क्या वो छोटी छोटी गलतियां हैं, हमने बहुत कुछ डिस्कस किया। एंड जाइए और देखिए इनके पेज पर, आपको आपके क्वेश्चंस का 100% सारे आंसर्स मिल जाएंगे। मिलेंगे बहुत जल्दी अपने नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन टेक केयर, बाय।